बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear student, welcome back to my YouTube channel Physics with Bilal Hassan. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you maximum power output. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF को, तो आज हम स्टडी करेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर मीन कि ये जो बैटरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे सकती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर आउट। पहले हम रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को ही, पावर डिलीवर्ड और पावर डेसिपेशन को। दो चीज़ों को हमने रिकॉल करना है, पावर डिलीवर्ड एंड पावर डेसिपेशन। ये जो बैटरी के अक्रॉस पावर हमें शो हो रही है, ये जो बैटरी चार्ज को जितनी एनर्जी दे रही है उस एनर्जी को हम कहते हैं पावर डिलीवर्ड। और यही पावर जब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाती है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब हम वोल्ट मीटर लगा के इसको मेजर करते हैं तो यहाँ पर शो होने वाली पावर को हम पावर डेसिपेशन कहते हैं। बैटरी के अक्रॉस शो होने वाली पावर को पावर डिलीवर्ड और रेजिस्टेंस के अक्रॉस शो होने वाली उसी पावर को हम कहते हैं पावर डेसिपेशन। तो पावर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पावर क्या चीज़ है। किसी मखसूस टाइम में लगने वाली एनर्जी को हम कहते हैं पावर। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट जो है वो वर्क करता है 50 जूल और दूसरा स्टूडेंट यही वर्क करता है 100 जूल। तो आपके माइंड में कौन सा स्टूडेंट जो है उसके अंदर पावर ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली हर बंदा, हर स्टूडेंट यही जवाब देगा कि फ़र्स्ट वाले स्टूडेंट के अंदर पावर कम है और सेकंड वाले स्टूडेंट के अंदर पावर जो है वो ज़्यादा है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ज़रा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है ये 1 मिनट के अंदर 50 जूल वर्क करता है और दूसरा स्टूडेंट पूरे दिन के अंदर 100 जूल वर्क करता है। तो अब बताएं पावर किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली आपका जवाब यही होगा कि फ़र्स्ट वाला स्टूडेंट जो है उसकी पावर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि पावर का तल्लक टाइम से है। पावर का तल्लक किससे है? एक मखसूस टाइम के अंदर डिलीवर्ड की गई एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पावर। अब हमने पावर इस बैटरी की लेनी है कि कब ये बैटरी हमें पावर मैक्सिमम देती है तो और कब हमें मिनिमम देती है। तो आइए इसको हम देख सकते हैं एक दो एग्जांपल के साथ। पावर हमारे पास आ गए V/I के इक्वल। अगर हम पावर को लेते हैं स्मॉल, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, हम पावर ये जो रेजिस्टेंस है हम क्या करते हैं दूसरे केस में स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करने से क्या होगा, इसके अंदर मौजूद जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। जब वोल्टेज बढ़ेंगी तो हमारे पास पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। हमने रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ की इस पहले केस में, जब हमने रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ की तो हमारे पास करंट क्या हो गया? कम हो गया। करंट की मिकदार कम होगी। जब करंट की मिकदार कम हो गई तो हमारे पास जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो दूसरे केस में हमने देखा जब हमने रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस सर्किट में यूज़ की, उस स्मॉल रेजिस्टेंस को यूज़ करने से हमारे पास वोल्टेज बढ़ गई और उसके बढ़ने से हमारे पास जो है आउटपुट पावर वो क्या होगी? बढ़ गई। तो इस चीज़ को याद रखें जी। हम यूज़ करते हैं P=VI। ये इस तरह क्यों हुआ है कि एक में इन दोनों में जब मैंने रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ की तब भी पावर बढ़ रही है, जब मैंने रेजिस्टेंस कम यूज़ की तब भी पावर जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला जो सर्किट लिया है इसके अंदर हमने करंट को डील किया है और दूसरे वाले सर्किट में हमने वोल्टेज को डील किया है। तो आइए हम इस सर्किट को लेते हैं जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हों। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इसमें हमारे पास पावर किसके इक्वल है? P/I/VI। तो हम इसमें यूज़ करते हैं ओम लॉ। ओम लॉ के इक्वल हमारे पास पावर V/I के इक्वल है। इसमें क्या होगा, ओम लॉ को यूज़ करते हुए जब मैं करंट की मिकदार को बढ़ाऊंगा, ओम लॉ यूज़ करते हुए मैं जब करंट की मिकदार वोल्टेज की मिकदार को कम करूंगा तो मेरे पास करंट की मिकदार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आइए हम दूसरे तरीके में देखते हैं कि जब मैंने करंट को बढ़ाया, करंट को बढ़ाने की वजह से वोल्टेज क्या हो गई? कम हो गई। यानी करंट के बढ़ाने से वोल्टेज क्या हो गई? कम हो गई। तो दूसरे तरीके में क्या है
करंट को कम करने से वोल्टेज क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरीके क्या हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। करंट के कम करने से वोल्टेज बढ़ जाएगी और करंट के बढ़ाने से वोल्टेज क्या है वो कम हो जाएंगी। तो मैं इसमें यूज़ करता हूँ ओम लॉ, V=IR। तो इस इक्वेशन में मैं V की जगह पुट करता हूँ IR, तो इस I को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ I से, तो मेरे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा जिसमें पावर आउटपुट, ये जो बैटरी दे रही है नए फार्मूले में, पावर आउटपुट किसके इक्वल आ गई, I²R। इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम देता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा, करंट किसके इक्वल था, IR+R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके इक्वल था। तो मैं इस करंट की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो इसको पुट करने के बाद मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। तो मैं इस स्क्वायर को हल करने की कोशिश करता हूँ, ये E का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, R+R का स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला एक हमने इसके रिलेटेड फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास कोई चीज़ आ जाए A+B होल का स्क्वायर आ जाए तो उसको हम कैसे हल करते हैं, वो हो जाता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू AB। अगर दरमियान में प्लस होगा तो ये जो 2 फार्मूले वाला है उसके साथ प्लस आ जाएगा। अगर इस स्क्वायर में जो मौजूद चीज़ें हैं उनके दरमियान में माइनस होगा तो इस फार्मूले वाले 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं अब इसको इस फार्मूला की मदद से हल करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, R² प्लस R², 2 फार्मूले वाला इंटू R और ये प्लस इस फार्मूले के साथ लग जाएगा। मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ कि अपने पास से, ये तो सेम मेरे पास यही चीज़ आ गई, R² प्लस R² प्लस 2RR। मैं इसमें क्या करता हूँ, 4RR ऐड करता हूँ और 4RR ही मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी चीज़ मैंने ऐड की है उतनी ही मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 मेरे पास प्लस का है इसको मैं इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 2R, मीन कि ये 4RR प्लस का 2RR। तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो कौन सा होगा, क्योंकि बड़ी रकम माइनस वाली है तो ये साइन आ जाएगा इंटू RR। तो ये मेरे पास माइनस का 2RR आ जाएगा। इसकी जगह इन दोनों को जब मैंने हल किया तो मेरे पास एक नया आंसर आया है, R² प्लस R² माइनस 2RR, और ये सेम इसी तरह आ गया। मैंने आपको पहले फार्मूला में बताया कि अगर इधर माइनस आएगा 2 फार्मूले वाले के साथ तो ये स्क्वायर के अंदर जो चीज़ है उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं इसकी मदद से एक फ़ार्मूला बनाता हूँ और उस फार्मूले को मैं दोबारा रीअरेंज करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, R² माइनस R का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बना देता हूँ और ये सेम R इसी तरह आ जाएगा। अब ये मेरे पास आ रही है पावर आउटपुट, ये जो बैटरी दे रही है वो क्या है, पावर आउटपुट। तो मेरे पास मैक्सिमम पावर किस टाइम आएगी, मैक्सिमम पावर किस टाइम आएगी, जब मैं इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर को क्या करूँगा, जितना डिनोमिनेटर कम होगा मेरे पास आउटपुट पावर डिलीवर्ड जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। मीन कि मैं इसके डिनोमिनेटर को कम करूँगा। इसका डिनोमिनेटर कैसे कम हो सकेगा, अगर मैं स्मॉल r को यानी कि बैटरी के अंदर मौजूद इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल रखता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो होगी, R प्लस R ज़ीरो हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। इस डिनोमिनेटर के कम होने की वजह से मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो वाला R माइनस R यानी कि इस समाल छोटे R की जगह मैंने ये बड़ा R पुट किया तो R माइनस R वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरह मेरे पास जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो क्या होगी, कम होगी। जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कम होगी तो क्या होगा, आउटपुट पावर जो बैटरी दे रही है किसी सर्किट वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये वाला R ये R से कट गया। तो अब मेरे पास ये वाला फार्मूला है जिसमें क्या है, पावर मैक्सिमम है। इसका कंक्लूजन क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी
इज़ मैक्सिमम, कब ये जो बैटरी पावर दे रही है वो कब मैक्सिमम होगी, जब मैं इस सर्किट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस को, ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाए, इस बैटरी के अंदर मौजूद इंटरनल रेजिस्टेंस के जब ये इक्वल आएगा तो उस टाइम हमारी बैटरी क्या होगी, पावर को मैक्सिमम डिलीवर करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।